नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति का जो दूसरा मान होता है, जिसको हम मध्यांक कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसको कैसे हल करते हैं जब हमारे पास कोई न्यूमेरिकल हो, तो इसको इंग्लिश में मीडियन भी कहते हैं। तो दोस्तों, मध्यांक वह प्राप्तांक होता है जो किसी भी समूह को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, अर्थात वह प्राप्तांक जो किसी समूह को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है वह मध्यांक है। तो दोस्तों, जब हम मध्यांक की गणना करते हैं तो इसके लिए भी हमें दो तरह के डेटा होते हैं, एक वर्गीकृत फॉर्मेट में होता है और दूसरा अवर्गीकृत फॉर्मेट में होता है। तो दोस्तों, पहली क्लास में हम लोगों ने बात किया था वर्गीकृत जो डेटा या समंक कैसे होते हैं और दूसरा जो अवर्गीकृत डेटा समंक कैसे होते हैं। तो आज हम लोग डायरेक्ट उसी पे आते हैं कि सबसे पहले क्या है अवर्गीकृत समंक या डेटा, फिर दूसरा होता है वर्गीकृत समंक या डेटा। तो दोस्तों, हम लोगों ने बात किया था अवर्गीकृत समंक जो होते हैं वो उनका फॉर्मेट जैसे होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से जब हमारे पास कोई डेटा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि यह डेटा हमारा अवर्गीकृत फॉर्मेट में है। तो दोस्तों, जब इस तरह से हमारे पास कोई न्यूमेरिकल हो, कोई डेटा हो, तो हम मध्यांक की गणना कैसे करते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, जब इस फॉर्मेट में हमारे पास कोई डेटा होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस यानी जो हमारे पास डेटा का समूह है उसको हम व्यवस्थित करते हैं। यानी व्यवस्थित करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में हम उसको सबसे पहले रखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा ये डेटा है वो ऑलरेडी क्या है, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में ये है, तो हमें अवरोही या अवरोही क्रम में रखने की कोई जरूरत नहीं। हम डायरेक्ट अब आते हैं अब कैसे हम मध्यांक की गणना करते हैं। तो दोस्तों, मध्यांक ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है MD बराबर N+1/2 वां पद का मान, अर्थात N जो होगा उसमें एक जोड़ करके उसको हम आधा कर देते हैं, वही हमारा जो होता है MD होता है। तो दोस्तों, N क्या होता है आइए हम लोग समझते हैं। N का मतलब होता है कि जो हमारे समूह है, जो हमारा ग्रुप समूह है, जो डाटा समूह है, उसमें कितनी प्राप्तांकों की संख्या है। तो जो प्राप्तांकों की संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, N होता है। तो जैसे हमारे पास ये प्राप्तांकों का समूह है, इसमें N कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात ये 7 हो जाएंगे। तो हम सूत्र में जब रखेंगे तो MD = 7+1/2 बराबर ये हो जाएगा 8/2। इसको काटने पे आएगा ये 4वां पद का मान। तो दोस्तों, 4वां पद जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो मध्यांक होगा या मध्य बिंदु होगा या मीडियन होगा। तो दोस्तों, इसमें हम अगर देखें तो हमारा चौथा पद क्या है, 1, 2, 3, ये 4, अर्थात ये जो 5 है ये हमारा क्या होगा, मध्यांक होगा। तो MD बराबर 5 ये हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। लेकिन आप लोग देखते होंगे कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा डेटा है ये विषम संख्या में है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात ये 7 जो है ये क्या है, विषम पर है। लेकिन कभी कभी हमारा जो डेटा है, जो वर्ग समूह है, उसमें प्राप्तांकों की संख्या सम में होती है, और जब सम संख्या होती है प्राप्तांकों का तब हमें मध्यांक गणना करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम आते हैं दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही है हमारे पास डेटा 2, 3,
4 5 6 7 8 और यहाँ पर हम 9 कर देते हैं। अब हमारे पास जो ग्रुप है वह क्या है, वह सम हो गया है। अर्थात सम का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात इसमें 8 जो है प्राप्तांक है और 8 एक सम संख्या होती है। तो दोस्तों जब हमारे पास ग्रुप में सम संख्या का जो ग्रुप हो तो उसके लिए हम जब मध्यांक की गणना करते हैं तो थोड़ा कठिनाई होती है। जैसे मान लीजिए कि अब हम इसको सूत्र में रखते हैं, इस सूत्र में तो क्या होगा, md बराबर n का मान हमने कहा कि इसमें 8 है तो ये 8 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको हम 9 कर देंगे, 9/2 हो जाएगा तो 4.5 वहां पद का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा, मध्यांक बिंदु हो। तो दोस्तों 4.5 वहां, तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रम में तो है, लेकिन 4.5वां पद का मान हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात इसको हमें खोजने में थोड़ा कठिनाई होती है, कैसे हम जो है 4.5वां पद का मान कहाँ होगा। क्योंकि अगर हम इसको 1 2 3 4 चौथे पे रखते हैं तो इसका मतलब है इधर 3 समूह होंगे या 3 संख्या होंगी और इधर 1 2 3 4 हो जाएंगे। अर्थात मध्यांक जो है क्या करता, हमें किसी भी समूह को 2 भागों में डिवाइड करता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये हमको कठिनाई हो रही, इधर 3 ही हो पा रहे हैं, इधर 4 हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा मध्य बिंदु आया या मध्यांक या मध्य के जो प्राप्तांक होते हैं, जैसे 4.5 है तो ये 4 हो गया एक, और 5वां प्राप्तांक ये होगा। अर्थात इन दोनों का हम क्या करते हैं, औसत निकाल लेते हैं और जो औसत निकल के आता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा मध्यांक होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बीच के प्राप्तांक होते हैं उनका हम औसत ज्ञात करते हैं। तो ये 5 + 6 यानी 5 + 6/2 हो जाएगा, 11/2 अर्थात 5.5 जो होगा ये हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों जब हमारे पास जो अवर्गीकृत डेटा फॉर्मेट है वह सम में हो तब हम मध्यांक की गणना इस तरीके से करते हैं, और जब हमारे पास जो अवर्गीकृत फॉर्मेट में डाटा है और उसमें उस प्राप्तांकों की संख्या विषम हो तब उसके लिए हम इस फॉर्मेट से उसको हल करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अवर्गीकृत फॉर्मेट में जब कोई डाटा होता है तो या तो वो सम में होगा या तो वो विषम में होगा या सम में होगा। अगर विषम डाटा है, संख्या है, तो हम उसके लिए n+1/2 करके इस तरह से हल करेंगे। लेकिन जब सम में है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमारा दशमलव में प्राप्तांक वहां पद का मान आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु जो होता है उसका हम औसत निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अवर्गीकृत फॉर्मेट में जो डाटा होता है उसको हम हल इसी तरीके से करते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास प्राप्तांक समान हो जाते हैं। जैसे ये मध्य बिंदु है तो उसमें जब हमारे पास समान अवर्गीकृत फॉर्मेट में हो डाटा और समान प्राप्तांक प्राप्त हो जाए, समान प्राप्तांक के बीच में हमें डाटा जब निकालना हो या मध्यांक निकालना होता है तब हम कैसे उसको हल करते हैं, आइए इस पर हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई समंक है 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद दोस्तों मान लीजिए इसको भी हम 6 कर देते हैं। इस तरह से ये हमारे पास एक डाटा है या एक डाटा का समूह है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी ये सम में है। जब हमारे पास सम फॉर्मेट में डाटा हो यानी सम संख्याओं में डाटा हो और उसके साथ ही साथ जो मध्यांक के प्राप्तांक हैं वो क्या है, वो समान हो, अर्थात बीच में एक ही संख्या बार बार आ गई हो, तब हम कैसे मध्यांक की गणना करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों md का सूत्र क्या है, md बराबर n+1/2 वहां
पद का मान ये होता है। तब अगर हम इस फॉर्मेट में इसको हल करें तो कहीं ना कहीं हमें असुविधा होगी। देखते हैं कैसे असुविधा होती है, आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात n हमारा 10 है, प्लस 1 करते हैं अपॉन 2, अर्थात 5.5 इसका वहां पद का मान ये इसका होगा तो 5.5 1 2 3 4 5, यानी पांचवी संख्या भी 6 है और छठवीं संख्या भी 6 है। अगर हम इसको इस विधि से लगाते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है प्राप्तांकों का जो समूह है सम है और इसमें भी सम है, तो अब इस विधि से अगर हम हल करते हैं तो हमें क्या करना है कि जो बीच के प्राप्तांक हैं उनका औसत ज्ञात करना है। बट अगर हम इसमें वही प्रक्रिया लागू करते हैं तो देखते हैं क्या है, 6 + 6 अपॉन 2, अर्थात 12/2 अर्थात 6, यानी कि जो बीच का प्राप्तांक है उसका औसत भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और 6 आ रहा है इसका मतलब है इस विधि से तो ये प्राप्तांक यानी मध्यांक 6 होना चाहिए, जबकि दोस्तों ये गलत है। कैसे? क्योंकि देखिए मध्यांक हमें क्या करता है, किसी भी समूह को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, और अर्थात वह प्राप्तांक जिससे एक समूह के प्राप्तांकों की संख्या उससे कम हो और दूसरे प्राप्तांकों की संख्या उससे अधिक हो, अर्थात मिड पॉइंट होता है, या कि बीच की संख्या होती है, उससे आधे इधर होते हैं और आधे इधर होते हैं। तो अगर हम 6 को देखें तो 6 से क्या है, इस तरफ हमें 1 2 3 4 केवल 4 प्राप्तांक ही मिलते हैं, और इधर 1 2 3 इधर 3 प्राप्तांक होते हैं, अर्थात मध्यांक के बाईं तरफ जो है वो क्या है, हमको 4 प्राप्तांक मिल रहे हैं और दाईं तरफ हमको 3 प्राप्तांक मिल रहे हैं। जबकि मध्यांक कहता है किसी भी प्राप्तांक को 2 समूहों में बांटता है, लेकिन ये क्या है, 2 बराबर समूहों में नहीं बांट रहा है। एक तरफ 3 प्राप्तांक है, एक तरफ 4 प्राप्तांक है। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए हम कैसे हल करते हैं, आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक सूत्र होता है, उसका वह सूत्र है मध्यांक बराबर यानी MD बराबर L प्लस N, इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, N/2 माइनस CFB अपॉन F, अर्थात ये इसका सूत्र होता है। तो दोस्तों आइए हम लोग पहले सूत्र को समझ लेते हैं, ये क्या होता है। L का मतलब होता है दोस्तों कि जो हमारा मध्यबिंदु प्राप्तांक है, जिसको n/2 करने के बाद हमने जो प्राप्त किया है उसका जो लोअर सीमा होती है अर्थात निम्न सीमा होती है, वही हमारा L होता है। जैसे हमारा ये मध्यबिंदु प्राप्तांक क्या आया था, 6 आया था, और 6 का अगर हमें लोअर पॉइंट निकालना होगा तो ये क्या होगा, 5.5 हो जाएगा। फिर दूसरी अब हम बात करते हैं n/2 क्या होता है। n का मतलब होता है प्राप्तांकों की संख्या, अर्थात जो समूह में जितने भी प्राप्तांक हैं उनकी संख्या, और उसका हम आधा कर देते हैं, वही n/2 है। तो दोस्तों n का मतलब होता है कि हमारा जो प्राप्तांकों का समूह संख्या है उसको हम आधा जब कर देते हैं तो ये n/2 है, अर्थात n/2 क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास टोटल 10 है n। अब 10 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो n/2 क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 हो जाएगा। फिर बात आती है CFB। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अर्थात जिसको हम संचयी आवृत्ति कहते हैं हिंदी में। तो संचयी आवृत्ति क्या करता है कि जो प्राप्तांक की फ्रीक्वेंसी होती है उसको दिखाता है कि वो फ्रीक्वेंसियों का योग होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो CF मतलब संचयी आवृत्ति अर्थात जो 6 है इसकी फ्रीक्वेंसी 3 बार आई है, लेकिन B का मतलब बिलो होता है, जो CF का बिलो अर्थात जो हमारे पास वर्ग मध्य बिंदु आया है उससे नीचे कितने प्राप्तांकों की फ्रीक्वेंसी कितनी है उसको हम इसमें देखते हैं। तो अर्थात 6 से नीचे कितने प्राप्तांक हैं, 1 2 3 4, अर्थात हम कहेंगे कि
CFB बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। फिर बात आती है F माने होता है फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा मध्य बिंदु प्राप्तांक है, मध्यांक प्राप्तांक हमने इसमें देखा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है। अर्थात मध्य बिंदु प्राप्तांक हमने देखा था 6 है, तो 6 की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी बार हुई है, 6 की आवृत्ति दोस्तों इसमें कितनी बार हुई है, 3। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये सूत्र जो होता है L प्लस n बटा 2 माइनस CFB अपॉन F, ये जो सूत्र है इसका जो है अगर हम विश्लेषण करें तो इस तरह से हमें निकलकर ये मान आते हैं। फिर हम सूत्र में क्या करते हैं, इन्हीं मानों को रख देते हैं। रखने के बाद फिर हम मध्यांक की गणना करते हैं। तो दोस्तों मध्यांक की गणना करने के लिए हम सूत्र में रखेंगे तो L का मान 5.5 है, प्लस n बटा 2 का मान 5 है, CFB का मान 4 है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। तो इस तरह से ये हो जाए 1/3, इसको हल करने के बाद हो जाएगा 0.33 आएगा। फिर MD बराबर क्या हो जाएगा, 5.5 प्लस 0.33, तो ये हो जाएगा 5.83। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कैसे हमने हल किया इसको, कि जब हमारे पास डाटा अवर्गीकृत फॉर्मेट में हो, अर्थात इस तरह से हो, और जो मध्यांक यानी बीच के प्राप्तांकों की आवृत्ति कई बार हो, और जब उन आवृत्तियों की गणना मध्यांक करने के लिए हम उनका औसत निकालें तो वो आवृत्ति वही हो, मतलब जो संख्या है उसका औसत वही हो, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम उसके गणना मध्यांक की गणना करते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास कोई ऐसा डेटा हो जिसके प्राप्तांकों के मध्य की संख्याएं समान हो और वह सम फॉर्मेट में हो, तो आप कैसे मध्यांक की गणना करेंगे। फिर आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जब हमारे पास डेटा वर्गीकृत फॉर्मेट में होता है तब हम मध्यांक की गणना कैसे करते हैं। जब हमारे पास डेटा वर्गीकृत फॉर्मेट में होता है, तो दोस्तों जब हमारे पास डेटा जो है वर्गीकृत फॉर्मेट में होता है, अर्थात कहने का मतलब वर्गीकृत फॉर्मेट में कोई डेटा है, तब हम मध्यांक की गणना करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जो है MD बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CFB अपॉन F इंटू I। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इस सूत्र को। तो जैसे हम लोग बताए MD क्या है, ये मध्यांक का कोड होता है, ये मध्यांक को इंडिकेट करता है। फिर L बराबर होता है जो मध्यांक वर्ग आता है उसकी निम्न सीमा क्या है वो हमें दिखाता है। फिर n बटा 2 की बात हमने इससे पहले की कि n बटा 2 जो पूरे प्राप्तांक है यानी जितने आवृत्ति है, जितनी उनकी संख्या है उसका हम आधा कर देते हैं तो n बटा 2 हो जाता है। अर्थात n बराबर क्या होता है, आवृत्ति की संख्या होती है। फिर CFB का मतलब होता है जो हम संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं उसकी जो बिलो उस मतलब संचयी आवृत्ति मध्यांक वर्ग से निम्न वर्ग की संचयी आवृत्ति जो होती है वो हमारा CFB होती है। फिर बात आती है F का मतलब हम लोगों ने बात किया ये आवृत्ति होती है यानी जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और I का मतलब होता है दोस्तों क्या, ये इंटरवल या वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल होता है जब हमारे पास कोई डेटा वर्ग फॉर्मेट में होता है और उस दो डेटा के बीच में कितना अंतर है।
तो दोस्तों आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि कैसे इसको हम हल करते हैं जब हमारे पास कोई डेटा वर्गीकृत फॉर्मेट में हो। तो हम लोग वर्गीकृत फॉर्मेट में पहले डेटा को लिखना सीखते हैं कि कैसे लिखा जाता है वर्गीकृत फॉर्मेट में किसी भी डेटा को। तो जैसे हमारे पास ये CI हो गया जिसको क्लास इंटरवल कहते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। ये है हमारे पास 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 और ये 70 से 79। इस तरह से हमारा CI हो गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 80 से 89 तो और 90 से 99, ये क्या हो गया, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, सॉरी वर्गांतराल हो गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसको हम लिख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 2, 8, 12, 25, 23, यानी 2, 8, 12, 25, 23, 18, 8, 4, इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो दोस्तों जब हमारे पास कोई डेटा इस फॉर्मेट में हो तब हम मध्यांक की गणना कैसे करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बात की, जब हमारे पास इस फॉर्मेट में कोई डेटा होता है तो उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, MD बराबर L प्लस N/2 माइनस CFB अपॉन F इंटू I का। तो हम लोगों ने सूत्र को डिस्क्राइब किया। अब हम इसको हल कैसे करते हैं, आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमें CF ज्ञात करना होता है जिसको हम संचयी आवृत्ति कहते हैं। CF ज्ञात करते हैं या इसको हम संचयी आवृत्ति भी कहते हैं। तो दोस्तों CF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जहां जो हमारा वर्ग अंतराल है जहां से शुरू होता है उसको, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम एक तरफ से जोड़ना शुरू कर देते हैं। जब उसको हम जोड़ते हैं जो फ्रीक्वेंसी को, तो वही हमारा कम्युलेटेड आवृत्ति होती है अर्थात संचयी आवृत्ति होती है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं CF को, तो ये दोस्तों 2 को 2 रख देते हैं, 2 में 8 जोड़ते हैं तो ये 10 हो गया, 10 में 12 जोड़ते हैं दोस्तों तो 22 हो जाएगा, 22 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा दोस्तों। 47 में 23 जोड़ेंगे दोस्तों तो 70 हो जाएगा, 70 में 18 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा दोस्तों। 88 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों 96 हो जाएगा और 4 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो CF है ये इसी तरह से या इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है कि कैसे हम CF ज्ञात करते हैं। CF के लिए हम शुरू कहां से करते हैं, जो सबसे लोवेस्ट वर्ग अंतराल होता है, जहां से हमारा वर्ग अंतराल शुरू होता है वहां की फ्रीक्वेंसी को हम सबसे पहले वैसे ही उतार देते हैं, फिर उसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी को जोड़ देते हैं। जैसे 2 को 2 लिख दिए, 2 में 8 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 12 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 में 25 जोड़ेंगे 47, 47 में 23 जोड़ेंगे 70, 70 में 18 जोड़ेंगे 88, 88 में 8 जोड़ेंगे 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारी CF यानी संचयी आवृत्ति ज्ञात हो गई। अब हम क्या करते हैं कि ये जो संचयी आवृत्ति का अंतिम संख्या आता है ये और हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है अर्थात फ्रीक्वेंसी n दोनों बराबर होते हैं। तो चाहे हम इसको n मान लेते हैं या डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं n बराबर 100 और यहाँ पर हम I लिखते हैं। I का मतलब है वर्ग अंतराल, यानी 20 और 29 के बीच में कितना अंतर है, यही हमारा वर्ग अंतराल होता है। तो दोस्तों 20 और 29 जब हम देखते हैं तो 20 को हम 20 भले लिखते हैं लेकिन इसकी जो वास्तविक सीमा होती है ये क्या होती है
19.5 अर्थात 19.5 से लेकर के 20.5 का कोई भी मान हो सकता है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी में देखते हैं तो उसकी जो पहली संख्या होती है उसकी हम सबसे लोवेस्ट सीमा लेते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 19.5 भी इसको हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो 29 है, 29 को भी इसकी भी उच्च सीमा होती है, अर्थात 28.5 से लेकर के 29.5 के बीच का कोई भी मान ये हो सकता है। तो दोस्तों जब हम जहां से शुरू करते हैं उस संख्या को लेते हैं तो उसकी लोवेस्ट संख्या लेते हैं, लेकिन जब हम जहां पर खत्म करते हैं वहां की संख्या का जगह अगर हम मान वास्तविक लिखते हैं तो उसको हम जो उसकी उच्च सीमा होती है उसको लिखते हैं, तो इसको 29.5 कह सकते हैं। अर्थात 19.5 से 29.5 के बीच में कितना अंतर है, अर्थात आई बराबर ये कितना हो जाएगा 10। 29 में 10 जोड़ेंगे तो 19 में 10 जोड़ेंगे तो 29.5 होगा। तो इस तरह से क्या है कि ये आई हमारा ज्ञात हो गया, कितना है 10 है। तो दोस्तों अब हमें सब कुछ पता हो गया, तो आइए अब हम इस सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, मध्यांक की गणना करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने हमारे पास सूत्र है उसमें है कि एमडी ज्ञात करने के लिए L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बी अपॉन एफ इंटू आई, ये हमारा सूत्र है। तो दोस्तों जैसे हम लोवेस्ट सीमा हमारा क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, माध्य या माध्यिका वर्ग की गणना करनी होती है। माध्य या माध्यिका वर्ग ज्ञात करना होता है, और माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, n बटा 2 करते हैं। अर्थात हमारे पास जो n है उसका हम आधा करते हैं, तो जो भी मान आएगा वही हमारा संचयी आवृत्ति का जो मान होगा वो हमारा माध्यिका वर्ग होगा। तो n हमारे पास 100 है, 100 में 2 का भाग देंगे तो ये होगा 50 होगा। तो ये 50वीं जो संचयी आवृत्ति वाला वर्ग होगा वही हमारा क्या होगा, माध्य वर्ग होगा। तो दोस्तों 50 हमारा n बटा 2 करने पे 50 आया, तो हम देखेंगे कि जो CF है उसमें हमारा 50वीं संख्या किस वर्ग में आती है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये 2 है, ये 10 है, ये 22 है, ये 47 है। 47 जो है 50 से छोटा होता है, अर्थात 47 में भी नहीं आएगी। लेकिन ये जो 70 संख्या है, 70 वाला जो फॉर्मेट है, इसमें क्या होगा, यही हमारा वर्ग माध्यिका वर्ग होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये वर्ग जो है, जो इससे ऊपर है ये वाला वर्ग, ये क्या कह रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो कितनी है, 47 है। इसका मतलब है कि 50 और 59 के बीच में 47 प्राप्तांक तक के बच्चे हैं। अर्थात 47 से ऊपर किसमें आ जाएंगे, इस प्राप्तांक में। और हमारा 50 जो है 47 से बड़ा है, अर्थात जो ये प्राप्तांक, ये वर्ग अंतराल होगा, ये क्या होगा, यही मध्यांक वर्ग होगा। क्या होगा, मध्यांक वर्ग। तो दोस्तों जब हमें मध्यांक वर्ग ज्ञात हो जाता है तब हमको मध्यांक की गणना करने में आसानी हो जाती है। कैसे, जब हमें पता चल गया कि हमारा मध्यांक जो है इसी वर्ग में कहीं होगा, अर्थात हमारा मीडियन जो है यहीं कहीं पर स्थित होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सूत्र में का प्रयोग करते हैं। और सूत्र के लिए हमें L ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों जैसे हमने बताया था, L बराबर क्या होता है कि जो हमारा मध्यांक वर्ग है उसकी लोअर सीमा, मध्यांक वर्ग हमारा क्या है, 60 से 69, और 60 से 69 के बीच वाले प्राप्तांक में कहीं हमारा मध्यमान होगा, तो हम 60 की लोअर सीमा लेते हैं। लोअर सीमा का मतलब है कि 60 की लोअर सीमा हम, जैसे इसमें नहीं बताया कि 60 को अगर हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको 59.5 भी लिख सकते हैं, और जो है 60.5, अर्थात ये भी यहां से लेकर के यहां के बीच में कोई भी मान ये हो सकता है। अर्थात ये इसकी लोवेस्ट सीमा है, ये उसकी हाईएस्ट सीमा है। तो जब हम लोवेस्ट की बात यहां कर रहे हैं तो लोवेस्ट सीमा क्या है हमारी, 59.5 हो गई। तो L का मान कितना हो गया, 59.5
5 हो गया। फिर बात आती है n/2 की, तो n/2 का मान दोस्तों इसमें है, ये है 50वीं संचयी आवृत्ति, तो इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो n/2 का मान हो गया 50। अब CFB मतलब CF मतलब ये हमारा CF हो गया, B माने बिलो, अर्थात CF ऐसा CF जो उस वर्ग से बिलो हो, अर्थात जो मध्यांक वर्ग हमारा है इसकी ऐसी संचयी आवृत्ति जो इस वर्ग से बिलो हो अर्थात कम हो। तो इसकी संचयी आवृत्ति 70 है, तो 70 से कम की संचयी आवृत्ति वाला वर्ग कौन सा है? तो कम इधर है और इधर हाई है, क्योंकि ये 50 जो है 50 जो है 60 से कम है, तो ये हमारा बिलो वाला वर्ग CF जो होगा वो क्या होगा? 47 हो जाएगा। तो CFB बराबर कितना हो जाएगा? 47। अब दोस्तों हम लोग फिर बात करते हैं F की। F क्या है? F माने आवृत्ति क्या है, मतलब उस वर्ग की, मतलब जो हमारा मध्यांक वर्ग आया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी आवृत्ति क्या है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो हमारी जो F है वो कितना है? 23 है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं I की। तो I की दोस्तों हम लोगों ने अभी बात की थी, I क्या है? ये 10 है अर्थात 10 है। तो अब हम क्या करते हैं? डायरेक्ट सूत्र में रख देते हैं। सूत्र में रखने पर, मानों को सूत्र में रखने पर जो मान ये हमें ज्ञात हुए हैं इनको हम इस सूत्र में रख देते हैं और हल कर लेते हैं। जो संख्या हमें ज्ञात होगी वही हमारा मध्यांक होगा। तो दोस्तों आइए हम लोग हल कर लेते हैं। MD बराबर L का मान हो गया 59.5 प्लस 50 माइनस CFB का मान 47 हो गया अपान F का मान 23 है और इंटू I मतलब ये 10 हो गया। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? सूत्र में रखने के बाद ये हमको मिला कि इस तरह से हम सूत्र में रखेंगे। अब इसी को हम हल कर देते हैं। 50 में से जो है 47 घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर 10 का गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और 23 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1.3 के समथिंग आएगा, अर्थात 1.30 के आसपास कोई संख्या होगी। फिर हम क्या करते हैं? MD के लिए MD बराबर 59.5 प्लस 1.30 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर 0 मान लिया जाता है, तो ये 0 का 0 हो गया, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो गया, पॉइंट दशमलव बिंदु उतारते हैं, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 में से 1 जोड़ेंगे 6, यानी 60.80 है। यही हमारा क्या होगा? मध्यांक हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जब हमारे पास कहीं भी डाटा वर्गीकृत फॉर्मेट में हो तो हम इस विधि से जो है मध्यांक की गणना करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को वर्गीकृत फॉर्मेट में जब डाटा होगा तो आप उसका मध्यांक कैसे करेंगे, हल करेंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से मध्यांक की गणना हम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें से कभी कभी कुछ चीजें हैं कि क्या होता है, जब हमारा मध्यांक वर्ग अर्थात जो मध्यांक वर्ग की फ्रीक्वेंसी होती है वह और n/2 का मान बराबर आ जाता है, तब हमें दिक्कत होती है मध्यांक की गणना करने में। मध्यांक की गणना करने में तब हमको दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए कि अब इसी को हम समझ लेते हैं कि कैसे हमें मध्यांक की गणना करने में दिक्कत हुई। जैसे मान लीजिए CI हमारा और F ये हमारा एक वर्ग है। वर्ग का मतलब है इसमें क्या है, इसमें हम 60 से 69 और ये कितना हो गया 50 से 59, ये 40 से 49 और ये 30 से 39, 20 से 29 और ये 10 से 90। ये हमारी एक वर्ग है, वर्ग अंतराल है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 5, 6, 7, 5, 3। तो दोस्तों अगर कोई इस तरह से डाटा है और इसकी CF क्या हो जाएगी दोस्तों
हो जाएगी 3, 8, 15, 21, 26 और ये 30 हो गया। इस तरह से जब हमारे पास कोई डेटा हो, अगर इसका जो है हमें मध्यांक ज्ञात करना होगा तो हमें थोड़ा कठिनाई होगी। कैसे कठिनाई होगी दोस्तों, आइए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि जब हम n मध्यांक वर्ग की गणना करते हैं तो n/2 करते हैं, n/2 करते हैं, तो n का मान इसमें दोस्तों 30 है, 30/2 करेंगे ये 15 आ जाएगा। अर्थात 15वीं जो संचयी आवृत्ति है वही हमारा मध्यांक होगा। इस तरह से देखें तो ये हमारा क्या है, मध्यांक वर्ग है। क्या है ये, मध्यांक वर्ग। मध्यांक वर्ग क्या है, 15 है और हमारा जो n/2 का मान दोनों 15 है। तो दोस्तों अगर हम इसको इस फॉर्मेट में, मतलब ऐसा कोई डाटा है जिसकी जो है संचयी आवृत्ति का मान और उसका n/2 का मान दोनों बराबर आ जाते हैं, तब मध्यांक ज्ञात करने के लिए हमें किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं होती है। बस हम क्या करते हैं कि जो मध्यांक वर्ग है उसकी जो सबसे जो है उच्च सीमा जो होती है, उस वर्ग की उच्च सीमा ही क्या हो जाती है, हमारा मध्यांक हो जाता है। अर्थात जब इस तरह से कोई डेटा है तो उसके लिए हमें MD सूत्र की जरूरत कोई लगाने की नहीं। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो हमारा मध्यांक वर्ग आया 30 से 39 आया तो इसका MD क्या हो जाएगा, 39.5। ये जो होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, मध्यांक हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए हमें सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सूत्र लगाएंगे भी तो यही निकल करके आएगा ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई ऐसा डेटा हो जिसकी CF और n/2 का मान दोनों समान हो जाता है, तब हमें क्या करते हैं, उस मध्यांक वर्ग की जो उच्च सीमा होती है वही हमारा जो होता है क्या, मध्यांक होता है। इसके साथ ही दोस्तों जब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारा जो वर्ग अंतराल इस तरह से बनाया जाता है कि CF का मान 1 से अधिक बार वही हो जाता है और तब मध्यांक करने में थोड़ा कठिनाई होती है, और तब उसको आप सूत्र से निकालेंगे तो शायद मध्यांक की गणना करने में आपको कठिनाई हो और आपका उत्तर सही तरीके से नहीं प्राप्त हो। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि एक डेटा है जिसका CI क्या है, 40 से 44 हो गया, ये 35 से 39 हो गया, ये 30 से जो है दोस्तों 34 हो गया, और ये 25 से 29, ये 20 से 24 हो गया, और 15 से ये 19 हो गया। इस तरह से हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी इसकी मान लीजिए है 5, 6, 9, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 9 हो गया, 0, के बाद ये मान लीजिए 8 हो गया, ये 20 हो गया। अब हम इसका CF अगर ज्ञात करें तो हम देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले लोएस्ट से लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 6, 5, 11 हो गया, 11, 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा दोस्तों। 11, 9 सॉरी, इसको हम 20 ना करके इसको हम 12 कर देते हैं मान लीजिए, तो 20 हो गया। 20 में हम कितना जोड़ें, 0 जोड़ेंगे तो ये भी 20 हो जाएगा, 20 में 8 जोड़ेंगे ये 28 हो जाएगा, 28 में 12 जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या हो गया, यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी एक समान आ गई। अब जब दो फ्रीक्वेंसी एक समान आई है तब आप कैसे करते हैं, मान लीजिए n/2 ज्ञात करते हैं तो n का मान कितना है, 40 हो गया, 40/2 करते हैं तो 20वीं। अर्थात जब संचयी आवृत्ति का जो मान है वो और जो हमारी n/2 का मान है जब 1 से अधिक बार आ जाए, अर्थात 20 यहाँ भी है यहाँ भी है। अब हमें यह देखना है कि हमारा मध्यांक वर्ग ये होगा कि ये होगा, क्योंकि अब हम इसमें मध्यांक वर्ग
की गणना करें कि इसमें करें, इसको रख करके हम हल करें कि इसको रख के हल करें। तो दोस्तों इस तरह से आपको समस्या होगी कि हम इसमें हल करें कि इसमें। तो जब इस तरह से कोई डेटा हो और इसको आप मतलब इसको हल करके आपको मध्यांक की गणना करना होता है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। बस अगर इस तरह से कहीं भी आपको कोई डेटा मिल जाए और उसका CF मान इस तरह से हो और जो n/2 का मान और CF का मान दोनों समान हो और एक बार नहीं 2, 3 मतलब यहाँ भी 20 हो सकता है और 3, 4 बार भी अगर उसका मान समान होता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जितने में भी CF समान आया है उसकी जो है हायर सीमा लेकर के हम क्या करते हैं, उसका औसत निकाल लेते हैं और जब उच्चतम सीमा की औसत ज्ञात करते हैं और वो जो औसत होता है वही हमारा मध्यांक होता है। दोस्तों जैसे कि इसमें है तो इसका 34.5 प्लस 29.5/2 यही हम हल कर दें, जो भी मान आएगा वो क्या होगा हमारा, वही मान हमारा जो है मध्यांक होगा। अर्थात इसको जब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोस्तों 34.5 प्लस 29.555 हो गया 0 दशमलव हो जाएगा, फिर हो गया 9 में 1 10 यानी ये 4 हो गया, 9 4 13 1 14 हो गया, हाथ से लगा 1 3 2 5 1 6 अर्थात 64/2 अर्थात जो 32 होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, MD बराबर 32 यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जब हम आपके पास इस तरह से कहीं डेटा मिल जाए तो आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। अगर इस फॉर्मेट में मिलता है कि कोई भी समूह है या मध्यांक वर्ग का जो मान है CF मान है और n/2 का जो CF मान है दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो उस मध्यांक वर्ग की जो उच्चतम सीमा होती है वही आपका मध्यांक होता है। और जब आपके पास डेटा इस फॉर्मेट में हो और उसमें जो CF का मान हो वो और n/2 का मान यानी n/2 का मान ये 20 और CF का मान ये 20 मतलब एक से अधिक बार हो CF का मान और n/2 का मान एक से अधिक बार CF में हो, संचयी आवृत्ति उसकी एक से अधिक बार हो, तो हम क्या करते हैं जितनी भी वर्ग में जो है संचयी आवृत्ति और n/2 का मान बराबर है उसकी हायर सीमा ले करके, अगर यहाँ 20 3 बार होता तो इसमें भी होता तो हम इसकी भी उच्चतम सीमा लेकर के इसमें जोड़ करके बटा 3 कर देते। अर्थात जितने भी ग्रुपों में CF का मान बराबर आया है उसकी जो हायर सीमा है उच्चतम सीमा है उसका जो मतलब उसका औसत ज्ञात कर लेते हैं और वही औसत क्या होता है हमारा मध्यांक होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं मध्यांक की गणना करते हैं। कभी भी आपको कोई भी डेटा मिले अगर वर्गीकृत फॉर्मेट में हो तो आप जैसे हमने बताया उस विधि से आप हल कर सकते हैं। जब आपके पास अवर्गीकृत फॉर्मेट में है तो जो विधियां हमने अभी इससे पहले चर्चा की थी उसकी भी गणना करके आप उस मध्यांक की गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों मध्यांक में बस इतना ही होता है, यानी मीडियन ज्ञात करने के लिए इतने ही तरीके से हम मध्यांक ज्ञात करते हैं। अगर आप इतना समझ लेंगे तो आप मध्यांक की गणना करने के एक प्रकांड विद्वान हो जाएंगे या मास्टर कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आज तक अभी आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और उसका लाभ आप ले सकें जिससे कि आपको कभी दिक्कत ना हो। थैंक यू।